would like to invite one more guest author for today, Professor Dr. Subodh Bhatnagar sir, for today's interview session. And welcome, sir. Happy Republic Day. Thank you very much, Akash Yes. ji. Happy Republic Day to all my esteemed colleagues who are here. And let me extend my greetings to Mr. Akash for being here from 6:30 in the morning till this time. It indicates its dedication, patience, and for a noble cause he is here, and he is sparing a lot of his time making discussions on variable topics. Thank you, Dr. Akash. थैंक यू सर. यस, मैं डॉक्टर अभी नहीं हूँ बट हो जाएंगे. थैंक यू सो मच. यस. और सर ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है, आप सभी इंस्पायर करते हैं एंड एक अलग एनर्जी है. सो थैंक यू वंस अगेन. और सर के साथ हम लोग आज डिस्कशन करने वाले उनके अपकमिंग बुक के बारे में. उनका एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है, उसका नाम है सुन भाई साधो. तो सर आपका तो रिसर्च में ह्यूज एक्सपीरियंस है, 40+ बुक्स एंड ऑल द थिंग्स, बट एक पोयम्स का जो बुक बनाना था तो उसके पीछे क्या रीजन था जो आप ऑडियंस को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी एक आइडिया पता चले एग्जैक्टली व्हाट थॉट बिहाइंड दिस. आकाश जी, एक साइंस का विद्यार्थी होने के नाते, क्योंकि मैं बॉटनी, प्लांट साइंस और बायोटेक्नोलॉजी से संबंध रखता हूँ, और 1977 में जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया, उससे पहले जब अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में हम थे और उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, रिसर्च में गए, तो पहली बात तो ये थी कि एक उद्देश्य था सामने कि टीचिंग का ही प्रोफेशन चुनना है, इसके अलावा कोई प्रोफेशन नहीं चुनना है. जैसे अभी आपको मैंने डॉक्टर बोला और आपने कहा कि अभी डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन एक टारगेट अपने सामने रख करके हमेशा चलना चाहिए. जब बीएससी में मैं था तब अपनी लेबोरेटरी में अपनी सामने की सीट पर मैंने एक नाम लिख दिया था अपना, डॉक्टर सुबोध के भटनागर, MSc PhD टोरंटो. और मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि मुझे उस समय ये भी आभास नहीं था कि टोरंटो है कहाँ पर. अच्छा. और जितनी बार हम उस सीट पर रोजाना प्रैक्टिकल के लिए जाकर के बैठते थे, तो वो एक एम था. जैसे अर्जुन को आंख दिखाई देती थी मछली की, तो रोजाना वो नाम, अपने नाम को इस तरीके से हमें देखना है, अपने नाम को ये इस तरीके से स्पेल करना है, और यही मेरा उद्देश्य है. तो उस उद्देश्य को लेकर के हम चले. तो हर एक को अपना उद्देश्य निर्धारित कर लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है. अमेजिंग. रही बात ये कविता का काव्य संकलन बनाने की बात, तो जब मैं बीएससी में था तब क्योंकि हम लोग 4 भाई हैं, तो सिस्टर नहीं थी, तो मेरे साथ ही एक मेरी कलीग पढ़ती थी, तो उसी को हम बहन के स्वरूप मानते थे. तो जब उसकी शादी हुई तो कुछ ऐसा अंदर से मन में आया कि इसके लिए एक कोई गीत लिखा जाए. जैसे कई बार कुछ गीत पढ़े जाते हैं, तो उस तरीके का एक गीत पहली बार जब मैं बीएससी में था तब वो लिखा. चली चली रे बहन मेरी चली रे. हाँ, तो इस तरीके से कुछ करके लिखा. तो एक अंदर से एक पैशन डेवलप हुआ कि भाई कुछ इस तरीके का अपनी बात को, अपने मन के भावों को किसी भी तरीके से कागज पर उकेरना जरूरी है. गद्य में या बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए या वैज्ञानिकों के लिए, तो हिंदी में मेरा जो गद्य में लिखने का शौक है वो तो बहुत पुराना है. अखबार में हम बहुत सारे बच्चों के लिए साइंस फिक्शंस में लिखता रहा हूँ लगभग पिछले 30 सालों से. लेकिन हाँ, काव्य के रूप में लिखने का ये एक तरीके से मेरा पहला अनुभव है और पहली ही पुस्तक है. बहुत अच्छा मुझे लगा कि मैं इस पुस्तक को, अपने काव्य संकलन को सामने ला पाया.
अमेजिंग अमेजिंग सर। और इसके साथ साथ मुझे एक और क्वेश्चन आपसे पूछना था। तो इस काव्य संग्रह में आपने किन अलग अलग इमोशंस को और एक्सपीरियंसेस को संजोगा है, डाला है, या इसमें कौन से एक्सपीरियंसेस और इमोशंस जन्म लेती है? देखिए, पहले एक बात बहुत सारे लोग कहते भी हैं और चर्चा में भी रहती है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा। तो ऐसा मैं मन नहीं मानता। आपका जो परिवेश है, आप जिस परिवेश में पल बढ़ रहे हैं, आप जिस तरीके के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, आप जिस तरीके का सामाजिक ताना बाना देख रहे हैं, तो क्योंकि 40 वर्ष मैंने अध्यापन कार्य किया, 77 से लेकर के 2017 में मैं रिटायर हुआ। और उस समय साइंस की किताबों के अलावा बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली। 1977 में बच्चों का, समाज का ताना बाना कैसा था, किस तरीके का उनका परिवेश था, गुरु शिष्य परंपरा क्या थी, अपने पिता और माता के साथ उनका व्यवहार क्या था, समाज में किस तरीके की छवि अध्यापक की थी, या अध्यापक किस तरीके से बच्चों के साथ अपना सामंजस्य बना करके रखते थे। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, आप समझ सकते हैं कि 40 साल में बहुत सारी चीजें बदली। और आज के दौर में बहुत सारी चीजें बिल्कुल उसकी 360 डिग्री पर घूम चुकी हैं। यस। तो अगर आप ये देखें कि हमारा जो परिवेश है, हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए, इन सारी चीजों ने मुझे उद्वेलित किया। और ये जो कविता का सिलसिला होता है, ये सोच करके नहीं होता। यस। आप बैठे हैं और आपके मन में कोई भाव आया और आपको कुछ ऐसा लगा कि देखो आसपास क्या हो रहा है, हम किस दुनिया में रह रहे हैं, बच्चों का और माता पिता का क्या संबंध है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने हमारे रिश्तों को बदल करके रख दिया है, किस तरीके का समाज हो गया है। तो वो सारी चीजें जब भी आपके मन में आती हैं, तो मेरी कलम से वो 10 15 20 लाइनें कागज पर आ जाती हैं। एक एक और थोड़ा आगे चल के मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो कविता है तो उसका मूल स्वर क्या है? मतलब संवाद, संघर्ष, संवेदना, या सामाजिक चेतना, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। मूल रूप से तो सामाजिक चेतना ही है, क्योंकि जिस तरीके का हम माहौल देखते हैं, मैं परहेज करता हूँ राजनीति पर लिखने से। लेकिन कई बार राजनीति या राजनीतिक परिवेश भी हम सबको प्रभावित करता है। राजनीति पे लिखने का मेरा मन नहीं होता, लेकिन राजनीति कहीं ना कहीं हमारे जब पारिवारिक जीवन में दखल देती है तो मन विचलित हो जाता है और उस पर लिखने का भी मन होता है। एक कभी बिल्कुल आपसे कि ये पूरा सेशन चल रहा था, तभी मैंने एक 4 लाइनें लिखी, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। नफरतों का दौर है, बच के चलो। नफरतों का दौर है, बच के चलो, है हवाओं में जहर, बच के चलो। कश्तियां जो पार ले जाती थी वो, कश्तियां जो पार ले जाती थी वो, कब डुबा देंगी, जरा बच के चलो। तो ये एक प्रकार से लोगों को के अवचेतन को जगाने का काम है कि उन्हें संभल संभल के हर कदम को रखना होगा। और क्योंकि समाज इस तरीके का हो गया है, आप देखते हैं कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, समाज में अराजक तत्वों का बोलबाला है, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। तो इस सब में हमें इस दौर का आकलन करना होगा कि ये नफरतों का दौर है, तो अपने आप को संभाल करके रखने की जरूरत है। यस सर, एब्सोल्युटली। और एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपके जो काव्य संग्रह है अराउंड 26 पोएम्स है, तो इसमें से आप समाज को, सोसाइटी को एक क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बेसिकली एक कॉमन टॉपिक में भी आप बता सकते हैं, मतलब एक आपका क्या इंटेंशन है कि क्या संदेश जाना चाहिए? देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि जीवन के हर पहलू को छुआ जाए। और मैंने अभी आपको बताया कि ये सोच करके नहीं होता। अभी जैसे आपका एक कार्यक्रम चल रहा था, तो और पता नहीं क्यों दिमाग में आया कि देखिए
टीवी देख रहा था मैं साथ साथ, हाँ, और टीवी पर देखा कि यहाँ मारकाट है, वहाँ छीना झपटी, पता नहीं किसके लिए हम कर रहे हैं। छोटा सा यस, जीवन है, बहुत छोटा सा सफर है, अगले स्टेशन पे कौन उतर जाएगा पता नहीं। तो यस, उस बात को भी मैं ध्यान में रखता हूँ कि हमारे जो सामाजिक परिवेश है, हम पक्षियों को हम किस तरीके से उनका संरक्षण कर रहे हैं, हम पेड़ पौधों का संरक्षण कैसे कर रहे हैं, हमारे पति पत्नी के संबंधों में कितनी गर्माहट है, या हम हमारे बच्चों के साथ हमारे परिवार में कितनी संवेदनाएं पनप रही हैं या खत्म हो रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कई चीजें मैं लिखता हूँ। और कुछ इस तरीके के संदेश भी हैं कि पति पत्नी के लिए, कि भाई दोनों में से कौन कब चला जाए, इसलिए उस सफर का भी वर्णन मैंने 2-3 कविताओं में किया है कि भाई साथ चल रहे हैं, जब तक चल रहे हैं तब हंस बोल करके चलो, खुशी खुशी चलो, और इस एग्जैक्ट। सफर में कौन कब सफर किसका पूरा हो जाए ये कह नहीं सकते। तो वो भी एक वास्तविकता है, इससे मुंह मोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमें पता रहना चाहिए कि हमारा सफर छोटा है और हमें एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम भाव से रहना चाहिए और अपनी एक छाप छोड़नी चाहिए। इसके अलावा एक जो विषय मेरे मन को भाता है वो है कि हम एक ऐसी अंधी दौड़ में शामिल हैं जहां हम विकास विकास की रट लगाए हुए हैं। एक बायोलॉजी का छात्र होने के नाते, बायोलॉजी का अध्यापक होने के नाते मुझे इस बात का पूरा आभास है कि हमारा एक पूरा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में जल भी है, थल भी है, पेड़ पौधे भी हैं, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, हमारे ऑक्सीजन भी है, हमारा सूर्य का प्रकाश भी है, सब कुछ है। ये सब मिल करके एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ चलते हैं। हम एक चीज या अपने सुख सुविधा के लिए हम विकास करते चले जाएं, हम सुख सुविधाएं जुटाते चले जाएं, और साथ में हम उस इकोसिस्टम के बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट को हम बर्बाद करते चले जाएं, तो हम कहाँ जा करके ठहरेंगे। अल्टीमेटली हमारा जो विनाश है वो सबसे पहले निश्चित है। तो मैं अपने एकेडमिक लेक्चर्स में भी ये बात कहता हूं कि हम विकास करें लेकिन विनाश की कीमत पर ना करें। एक कविता भी आप इसमें देखेंगे कि हम विकास कर रहे हैं या हम विनाश कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करके चलें। इसी में एक और मैंने कविता जोड़ी थी जिसमें एक गांव का दृश्य है कि मेरा गांव था जहां पर बहुत बड़े बड़े छायादार वृक्ष थे। उन वृक्षों के नीचे जब कभी हम खेलते कूदते थकते थे तो वृक्षों के नीचे बैठ जाते थे ठंडी हवा लेने के लिए, उनकी छाया भी मिलती थी, फल होते थे तो फल भी तोड़ करके खाते थे। जब मैंने 20-22 साल बाद इस विकसित भारत के अंदर वहां का दौरा किया तो वहां पर दूर तक कहीं छायादार पेड़ का नामो निशान नहीं था, केवल वाहन दौड़ रहे थे सरपट, और किसी भी मुसाफिर को, राह चलते व्यक्ति को बैठ करके सुस्ताने के लिए कोई पेड़ नहीं था। तो हम पर्यावरण के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ये भी एक मेरे लिए विषय है जिसको मैं ध्यान में रखता हूँ। यस, अमेजिंग। और सर जैसे मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे हम बुक्स लिखते हैं या कोई भी किताब लिखते हैं, कुछ लिखते हैं या रिसर्च करते हैं, तब हमारे अंदर भी कुछ चेंजेस आते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग हम कुछ अलग चीजें, अलग शिफ्टिंग्स मिलती है। तो जब आप ये कविताएं लिख रहे थे या ये जो जर्नी चल रहा था, तब एज ऑथर आप या आपको एज अ पर्सन क्या नई चीजें एक्सपीरियंस हुई, क्या नई चीजें आपको लगे कि हाँ ये कुछ अलग है, कुछ शिफ्टिंग्स जैसे हम बोलते हैं, तो क्या महसूस हुआ वो शेयर कर सकते हैं? देखिए, शिफ्टिंग तो बहुत लंबा दौर क्योंकि रहा है। लगभग मैं 70 की अवस्था क्रॉस कर चुका हूं, तो और 40 से ऊपर वर्ष का अध्यापन अनुभव है। तो अध्यापक पेरेंट्स के बाद दूसरे नंबर पर, या बल्कि कहूं कि पेरेंट्स से भी एक नंबर पहले अध्यापक आता है, क्योंकि जितना बदला हुआ परिवेश अध्यापक देखता है या नई पीढ़ी के अंदर जो बदलाव अध्यापक नोटिस करता है या टीचर या प्रोफेसर नोटिस करता है, वो शायद पेरेंट्स भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो उन्हें एक आत्ममोह होता है, एक मोह बंधन में वो बंधे होते हैं अपने बच्चे के, कि उस बच्चे को कोई कुछ ना कहे। लेकिन अध्यापक के साथ ऐसा नहीं है।
यस। वो ये मान करके चलता है कि जो बच्चे उसके हैं वो एक अच्छे नागरिक के रूप में परिवर्तित हों, और उस यस। अच्छे नागरिक के लिए कई बार बहुत हार्श स्टेप भी लेने पड़ते हैं, कई बार स्कोल्ड भी करना पड़ता है बच्चों को, और कई बार उन्हें कुछ सजा भी देनी पड़ती है। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव तो हर तरीके का है। हमारे जब हम बहुत छोटे थे और हमारे पिताजी ने हमें एक, क्योंकि हम तो टाट पट्टी पर पढ़े हुए चुंगी के स्कूलों से हमारी प्राथमिक शिक्षा हुई। उस जमाने में 1960-61 के दौर में कोई कॉन्वेंट स्कूल्स नहीं होते थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं होते थे। एक टाट पट्टी पर बैठ करके और कलम दवात के और तख्ती के साथ हम लोगों की प्राइमरी एजुकेशन हुई। लेकिन मुझे गर्व है कि वो प्राइमरी एजुकेशन ऐसी थी जिसने हमें इस स्तर पर ला करके स्थापित किया। यस, अमेजिंग। उस एजुकेशन सिस्टम का आज पूरी तरह से अभाव है। यस। जितने यहाँ हमारे एजुकेशनिस्ट बैठे हुए हैं, प्रोफेसर्स हैं साथ में आपके जुड़े हुए, वो सब इस बात से पूरी तरह से एग्री करेंगे कि जो हमारे बचपन का दौर था, मुश्किल था, अध्यापन भी मुश्किल था और पढ़ना पढ़ाना भी मुश्किल था, सुविधाओं की बहुत कमी थी। लेकिन उस परिवेश में हमारे माता पिता हमारे टीचर से यह कह करके आते थे कि ये बच्चा आपकी सुपुर्दगी में है, इसकी हड्डियों पर केवल मेरा अधिकार है, इसकी खाल आप उधेड़ सकते हैं जितना, अगर ये हरकत करता है तो। यस। इसका मतलब ये नहीं था कि टीचर किसी की खाल उधेड़ देंगे। उसका सिर्फ अर्थ ये था कि टीचर के ऊपर एक दायित्व डाला गया था पेरेंट्स के द्वारा। यस। और वो दायित्व इतना बड़ा था कि अध्यापक अपनी जिम्मेदारी महसूस करते थे, यस। और बच्चे को भी ये लगता था कि मुझे माता पिता का गलत रूप में प्रेशर प्राप्त नहीं है। यस। और ये जो तालमेल था दोनों के बीच में, ये तालमेल बहुत जरूरी था। हम ना तो अपने अध्यापक की बात या शिकायत पिताजी से कह सकते थे, ना माताजी से कह सकते थे, और ना माता पिता के द्वारा कही हुई बात अपने अध्यापक से कह सकते। यस। आज का दौर अगर आप देखेंगे और अध्यापक ने किसी बच्चे को कुछ गलती पर डांट दिया, तो पेरेंट्स उस बच्चे के सामने ही उस अध्यापक के साथ क्या व्यवहार करते हैं ये कहने की आवश्यकता नहीं है। एब्सोल्युटली। तो ये एक बदलाव है समाज में, और उस समाज के बदलाव का घातक प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है, हमारी जनरेशन पर पड़ रहा है। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है। वो बहुत अच्छे स्तर पर समाज की जरा सी आप देखेंगे ना कि जरा सी कोई उलझन आती है तो टूट जाते हैं, जरा सी कोई बात होती है, क्लास में नंबर कम आ गए तो एकदम से टूट गए, क्योंकि आपस में इंटरेक्शन नहीं है, ना पेरेंट्स का बच्चों का। और ये आपके पूर्व जो ऑथर्स हैं उन्होंने भी ये बात कही कि इस तरीके का है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 16 वर्ष तक बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल से दूरियां बढ़ी हैं। टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर हावी होकर के चल रही है। एक छोटे हम जब थे, पढ़ते थे बीएससी में और इंटरमीडिएट में, तो ये कहा जाता था कि टेक्नोलॉजी शुड बी टेकन एज योर स्लेव, यू शुड नॉट परमिट द टेक्नोलॉजी टू ओवर रूल यू। टेक्नोलॉजी आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए, आप टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बना करके इस्तेमाल करिए। लेकिन आज के परिवेश में टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर पूरी तरह से हावी है। तो ये आकाश जी परिवेश का अंतर है, और ये परिवेश का अंतर ही कभी कभी मुझे उकसाता है कि मैं कुछ लाइनें लिख करके अपने पास रखूं। एक मछली है कि जो कल शाम तक, एक मछली है कि जो कल शाम तक फड़फड़ाती थी तनिक जल के लिए। एक मछली है जो कल शाम तक फड़फड़ाती थी तनिक जल के लिए, उसने मैला कर दिया पूरी फिजा को, और बुझा डाले कई घर के दिए, और बुझा डाले कई घर के दिए। तो ये माहौल हमारा इस तरीके का है कि जो अपनी जिंदगी के लिए जूझ रहे थे या अपने अभावों में जी रहे थे, आज वो इस स्थिति में पहुंच गए कि उन्होंने कितने ही घरों का नुकसान कर डाला। तो ये परिस्थितियां हमारे समाज में बन रही हैं, और हम सबको और हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को सचेत रहने की आवश्यकता है। जी आकाश। एब्सोल्युटली। और जो आपने बात कही ना सर, वो जो
टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है, या जिस तरीके से पेरेंट्स उनको बता के जाते थे, तो वो अ, आज आज के टाइम में ऐसा तो है नहीं बिल्कुल। और इतना चीज उल्टा हुआ है कि अब टीचर ही अपने आप को सेफ महसूस कराने की इस पे होते हैं, सेफ वही रहते हैं, क्योंकि बच्चों को बोल के वही पहले बोलते हैं कि अच्छा मैं उसको क्यों बोलूं, मतलब मेरे ऊपर आएगा तो मैं क्या करूं। जैसे मैंने कुछ प्रिंसिपल्स के साथ इवन मेरा बात हुआ है, प्रिंसिपल जिनके साथ ऐसे इंसिडेंट हुए उनसे बात हुआ था। और जब मैं वो टाइम भी देखता हूँ, मतलब आपके टाइम में तो और बहुत सारी अलग चीजें होंगी, वो एक अलग रिस्पेक्ट। बट जब मैं भी था रिसेंटली, तो हमारे इवन मेरे कॉलेज तक मेरा ऐसा हाल था कि मेरे पिताजी एक ही बार आते थे साल में कॉलेज में, और एचओडी को बता के जाते थे कि आप ध्यान रखिएगा और आपका नंबर दे दीजिए। तो उनका नंबर लेके जाते थे, इनका नंबर उनके पास रहता था, और एचओडी फिर बोलते थे अगर कुछ किया तो तुम घर पे कॉल करो क्या, सिर्फ इतना बोल देते तो शांत हो जाते थे। बट ऐसे तो मैं बहुत सारी चीजें ये नहीं करता था, बट वो एक डर रहता था, एक रिस्पेक्ट रहता था कि नहीं नहीं ये एचओडी सर, मतलब उन वो फिर तो रिलेशंस तो अच्छे ही रहते थे सब, बट एक अंदर रहता था कि नहीं मैं हम इतने दूर आए हैं तो एक वो चीज मेंटेन होनी चाहिए। एंड जब पूछेंगे कभी घर के लोग कि कैसा है क्या है, मतलब अगर टीचर से तो अच्छा फीडबैक जाना चाहिए, भले वो अपने सामने कुछ बोल दे, बट बैक एंड में जब अच्छा बोलेंगे तो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील होना इम्पोर्टेंट है। तो वो चीजें बैक ऑफ द माइंड रहती थी। एंड शायद वो चीजें अगर आज भी हम लोग बहुत सारे लोग इम्प्लीमेंट करें, या बच्चे इम्प्लीमेंट करें, तो कितनी अच्छी चीज हो सकती है। अ, और ये रिस्पेक्ट लेना, रिस्पेक्ट देना, ये चीज आजकल थोड़ा हम कम देखते हैं। बट ऑफ कोर्स वो थोड़ा सोसाइटी जैसे जैसे माहौल में चल रही है, बट अच्छे लोग भी है, डेफिनेटली वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे ही। एक नए कवियों के लिए या फिर लेखकों के लिए आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस टेक्निकल में भी है, अभी आप साहित्य में भी लिख रहे हैं। तो जो न्यू पीढ़ी है, या जो न्यू लेखक है, जो न्यू उभर कर आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में भी या इस फील्ड में भी, तो उनके लिए आपका क्या गाइडेंस रहेगा, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो लोग लेखक हैं, हम्म। चाहे वो गद्य में लिखते हों या कविता लिखते हों, उनके हाँ। ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि हाँ। जिस तरीके से हमारी बातों के मुकाबले अगर बच्चा फिल्म देख करके आ रहा है तो उसका प्रभाव उसके ऊपर हाँ। ज्यादा होगा। हम यस। या माता पिता के तौर पर जो बच्चे को शिक्षा देंगे उसके मुकाबले उसके अध्यापकों का प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा होगा। वो घर पर बड़े आराम से कह देता है, मम्मी आपको मालूम नहीं है, हमारी मैडम ने तो ऐसे बताया है। तो ये एक सिलसिला है। हाँ। जो लेखक हैं उनकी लेखनी में भी बहुत ताकत होती है। हम्म। और ऐसा भी आपने देखा होगा कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में लेखकों का कितना बड़ा योगदान रहा, उन्होंने किस तरीके से जोश लोगों में भरा और उन्होंने आखिरकार अंग्रेजों को भगा करके ही दम लिया। तो यस। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि लेखकों ने अपनी तरफ से कोई बंदूक छोड़ी या कोई गोलियां छोड़ी या कुछ करा, लेकिन अपनी लेखनी से उन्होंने उनके अंदर वो जोश भरा कि हमें आत्मनिर्भर होना है, हमें अपना सम्मान बरकरार करते हुए अपने देश को स्वतंत्र कराना है। तो यस। वही जिम्मेदारियां हमारे आज के लेखकों के ऊपर भी हैं, अध्यापकों के ऊपर भी हैं और पेरेंट्स के ऊपर भी हैं कि वो एक ऐसे समाज की संरचना करें, उनको दिशा दें। जो लेखक हैं वो अपने समाज को ऐसी दिशा दें अपनी लेखनी के माध्यम से कि जागरूक करते रहें अपने पर्यावरण के बारे में। मैं आपको बताता हूँ, मेरी छोटे नाती नातिन हैं, मेरी बेटी के बच्चे। तो जब कभी हम साथ में जाते हैं कार में बैठ करके, तो उनको अगर कोई टॉफी या चॉकलेट या कोई चीज दे दी जाए तो उसके रैपर को वो कहीं बाहर नहीं फेंकते, वो उठा के गाड़ी के अंदर ही रख देते हैं कि नानू जब कहीं डस्टबिन मिलेगा तो हम उतार करके उसको फेंक देंगे बाहर निकाल के। ये एक हाँ। बहुत छोटी सी चीज मैंने आपको दी। यस। और एक होता है कि आप गाड़ी में चलते हुए आपने केले का छिलका बाहर फेंक दिया है, पीछे से मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, वो स्किड कर गया, उसके साथ क्या एक्सीडेंट हुआ, बचा या बहुत चोट लगी या कुछ भी हुआ। तो ये एक हमारी जो जागरूकता है समाज की,
वो बहुत ज़रूरी है। और जो लोग लेखन करते हैं कवि के या लेखक के रूप में, उनके ऊपर भी ये दायित्व है कि वो अपनी लेखनी में जनमानस की समस्याओं को उठाएं, अपने पर्यावरण की समस्याओं को उठाएं, और आसपास के अंदर जो वातावरण में निगेटिव चेंजेस हो रहे हैं उनको पॉजिटिव चेंजेस में कन्वर्ट करने का बीड़ा उठाएं। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अध्यापक तो ये काम करता ही है। और एक बात मैं ये और कहना चाहता हूं कि हमें खाली नई पीढ़ी को दोष देना उचित नहीं है। दो हाथ से ताली बजती है, तो गिरावट तो हमारे अंदर भी है। यस। हम भी वो टीचर नहीं रहे या वो अभिभावक नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे, तो उनसे तुलना करना बेमानी है। हमने भी अपने नैतिक मूल्यों के साथ समझौते किए हैं, चाहे किसी भी कारण से हों। जैसे सुबह या आपके किसी ऑथर ने कहा था कि बच्चों को मोबाइल किसने दिया? आपने दिया। फिर आप क्यों अपेक्षा करते हैं कि वो मोबाइल को छोड़ देगा? क्योंकि आदत तो आपने डाली, उसको एडिक्शन तो आपने पैदा किया। फिर आप एडिक्शन को छुड़ाने के लिए किसी दूसरे का उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो हमें इन टोटो सारांश ये है कि समाज के हर व्यक्ति को, लेखक हो, टीचर हो या पेरेंट्स हो, उन सबको मिल करके हमें अगली पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए। उनको अच्छा पर्यावरण दें, अच्छा वातावरण दें। अदरवाइज हम और जो हमारी उम्र की पीढ़ी है वो लंबे समय तो जीवित रहने वाली नहीं है। लेकिन आगे वाली पीढ़ी ये जरूर कहेगी कि हमारे पेरेंट्स ने या हमारे दादा परदादा ने, नाना नानी ने अगर ध्यान दिया होता तो हमें आज ये ऑक्सीजन के बूथ पर जाकर के ऑक्सीजन इनहेल नहीं करनी पड़ती। अगर उन्होंने पौधे लगाए होते तो हम जापान की तरह से ऑक्सीजन बूथ पर जाकर के हम अपने आप को रिचार्ज नहीं करते ऑक्सीजन लेकर के। तो वो परिस्थितियां ना आए, इसके लिए सभी को जागरूक रहने की आवश्यकता है, यही मैं कह सकता हूँ। यस, अमेजिंग अमेजिंग। और सर, ये जो समाज को सुधारने के लिए जो लेखकों का और कवियों का जो कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत बड़ा है और उनकी वजह से बहुत सारी चेंजेस आई है। तो उनके कंट्रीब्यूशन को भी ऑफकोर्स अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो कंट्रीब्यूशन करते हैं या जो लेखक करते हैं, तो उनके विचार हमेशा समाज में परिवर्तन लाते हैं। तो आपसे बात करके मतलब बहुत सारी गहराई वाली बात भी सामने आई। आपके कविताओं की बात हुई तो बहुत अच्छी चीज निकल के आई है और बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली। और ये जो पॉइंटर्स है बेसिक बेसिक, तो छोटे छोटे बदलाव जो है वो अगर हम लोग करते हैं, क्यों ना हम अपने आप से शुरुआत करें। ठीक है, हम लोग करते हैं और किसी से एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए हम करते रहे तो कभी ना कभी कोई ना कोई देखेगा। हम तो कम से कम शुरुआत करें, इम्पोर्टेंट तो वो है। बहुत सारे लोग हम सोचते हैं कि कोई करेगा तो हम साथ में बड़ा करेंगे, बट बड़ा नहीं, आप छोटा सा शुरुआत करो, बड़ा ऑटोमेटिक होगा ही। और यही इम्पोर्टेंट है, यही एक देखिए, इसमें मेरा निवेदन सबसे ये है कि इस छोटे से काव्य संकलन को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि इसके अंदर विविधता है। विविधता इस मायने में है कि इसने हर पहलू को कोशिश की है छूने की। पति पत्नी के संबंधों को भी, अपने बड़े बुजुर्गों के और बच्चों के संबंधों को भी, नाना नानी दादा दादी कैसे बिगाड़ते हैं या नहीं बिगाड़ते हैं उसको भी। तो इसको आप जरूर पढ़ें। और आकाश जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया और हमारी ये दूसरी ही मुलाकात है। एक मुलाकात में ही कुछ ऐसा प्रभाव इन्होंने छोड़ा कि मुझे लगा कि इनके साथ मिलकर के काम करना चाहिए और कोई ना कोई संकलन अपना जरूर छपवाना चाहिए। धन्यवाद सर, आकाश। धन्यवाद जो सभी ट्रस्ट का रखा बहुत है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।